Hello people, I hope you're doing wonderful, and here we are for another session of funding revision. And I really hope that you are really loving the series. And फंडिंग के जो सारे चैप्टर्स हो रहे हैं ना, ये आपको बहुत काफी तरीके से बेनिफिशियल हो रहा है एंड आपकी सेल्फ स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से पुश कर रहा है. सो यू नो हाउ दिस प्रोसीजर फंक्शंस, राइट? कि मैं यहाँ पे इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाता हूँ. देयरआफ्टर व्हाट यू टू डू इज यू टू स्टडी फ्रॉम माय नोट्स एंड माय एडिशनल क्वेश्चन बुक. अगर कोई बालक है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है या फिर मतलब मेरा रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है. यू जस्ट स्टडी दिस चैप्टर विद मी एंड देयरआफ्टर यू हिट द मॉड्यूल. कैसे है यार? अगर रेगुलर बैच स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं ना, तो आपको पता है कि हम लोग रेगुलर बैच के टाइम में हमने बहुत डेप्थ में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. बट यहां पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू कवर द सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द चैप्टर in a quick fashion so that you people can just study with me and thereafter immediately you can hit the main book, additional question book and sort it all out. And trust me, then nothing in the world can stop you because यहां पर एक टाइम बेनिफिशियल तरीके से पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंडरी आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर इन दिस फैशन कि अगर कोई बच्चे का एग्जाम के एक दिन पहले सिलेबस छूट रहा है कि उसको लग रहा है ये 2-3 चैप्टर्स नहीं हो पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ये वीडियो भी देख के चले जाए तो उसका एग्जाम का पर्पस उस चैप्टर को लेकर सर्व हो जाएगा. So I hope you're understanding the thing and I hope you're really thoroughly studying well and आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन हो रही है. तो इस बार दुनिया की कोई ताकत आपको मॉड्यूल 3 में तो इधर का उधर नहीं कर पाएगी. Are you understanding? And I really hope that आपके सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन चल रही है so that you can sail through this examination very nicely. चलिए, so here we are today hitting chapter number 11. Chapter number 11 is a very nice chapter, but कुछ बच्चों को क्या है कि वर्ड ही इसमें बार-बार आता है कि दिमाग खराब हो जाता है कि जहां पे जाओ अरे यार ये क्या लिखा है बार-बार, अरे बच्चा नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, इतनी बार आता है कि दिमाग खराब हो जाता है. लेकिन यहां पे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ के खत्म करेंगे विदाउट एनी इश्यूज. यारो मैं थोड़ा सा गला खराब है तो आवाज थोड़ी सी भारी आ रही होगी, आप पे लोड नहीं लेने का, मस्ती से चैप्टर खत्म करने वाले हैं. ठीक है यारो, तो एकदम थोड़ी सी आवाज भारी हो रही होगी तो इट्स ओके. कैजुअली आपको हर एक चीज समझ में आएगी, आवाज उस प्रकार से ही आएगी. ठीक है ना? और साथ में कोशिश चल रही है, क्या पता लेक्चर के बीच में आवाज अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. चलो यारो, सो चैप्टर 11 इज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस रेगुलेशन 2013. ठीक है, ये क्या है? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. ये एक इस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स है जिनके ऊपर कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन ही नहीं थी. तो 2013 में एक रेगुलेशन लाई गई स्पेसिफिकली इनके लिए. किनके लिए? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. किनके लिए? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर्स हैव टू बी रिडीमेबल, हाँ ना? लेकिन इस चैप्टर में आपको एक एंगल ये भी मिलेगा कि कभी-कभी परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, हाँ, जो कि बैंक्स इशू करते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं. तो हमारे कंपनीज एक्ट के दायरे में तो कम ही बैठते हैं, लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इवन अलाउड टू इशू रिडीमेबल, इवन अलाउड टू इशू परपेचुअल. तो वो भी देखेंगे हम लोग एकदम सिंपल तरीके से. सो चैप्टर इज ऑल अबाउट सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013. इस चैप्टर को इस तरीके से मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया. पहला पार्ट एप्लीकेबिलिटी, ये चैप्टर किसके ऊपर अप्लाई होता है. ठीक है, ऑफ कोर्स एप्लीकेबिलिटी देखने वाले. पार्ट 2 इज डेफिनेशन, जो हम नहीं देखने वाले हैं, जो हमने जब चैप्टर पढ़ा था बेसिक से तब हमने पढ़ा था कि इसमें कौन-कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट. Part 3, the most important part of this chapter, public issue of non-convertible redeemable preference shares. कि अगर आप non-convertible redeemable preference shares, क्या non-convertible redeemable preference shares, क्या non-convertible redeemable preference shares, अगर आप इशू करना चाहते हैं non-convertible redeemable preference shares का पब्लिक इशू, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन आएगी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, संभावना है कि सी पार्ट पे ही क्वेश्चन आएगा. फोर्थ आ जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कि अगर आप इन शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है वहां पे पढ़ेंगे. उसके बाद में फिफ्थ क्लास में आता है मिसलेनियस. मिसलेनियस में 4 छोटी-छोटी चीजें पढ़ते हैं. कंटीन्यूअस लिस्टिंग एग्रीमेंट, जो इनको कंप्लाई करना होता है. ट्रेडिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कि किस प्रकार से इसकी ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे. नेक्स्ट इज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बाय बैंक. नॉन इक्विटी को यहां पे कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जब, कि विच विल बी प्रेफरेंस शेयर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट. बट कौन से वाले? परपेचुअल. सो दिस जी पॉइंट विल बी टॉकिंग अबाउट बैंक्स पावर टू इशू परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स एंड उसके अंदर उनको क्या क्या कंप्लाई करना होता है. ठीक है. एंड द लास्ट वन विल बी स्ट्रीमलाइनिंग द रेगुलेशन, के पहले कुछ 12 डेज था उसको स्ट्रीमलाइन करके 6 डेज कर दिया. दैट्स अ माइनर थिंग एंड मैं बता दूंगा मैं. चलिए यार, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस रिविजन विद द फर्स्ट टॉपिक, एप्लीकेबिलिटी. देखो जैसे नाम ही लिखा है, क्या पढ़ना हम लोग? एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. इशू सेबी issue and listing of non-convertible redeemable preference shares. SEBI issue and listing of non-convertible redeemable preference shares. Wonderful, right? चलो यहां पे आ जाओ. What is the applicability? आसान भाषा में, सबसे पहले जब भी कोई कंपनी इशू करेगी इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तब ये रेगुलेशन अप्लाई हो जाएगी. ऑब्वियस सी बात है. अरे नाम ही क्या रेगुलेशन का? इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सो एप्लीकेबिलिटी का पहला पॉइंट क्या आ गया? इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सेकंड पॉइंट
रेगुलेशन का नाम है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ, तो सेकंड पॉइंट में आ गया लिस्टिंग ऑफ। देखो ध्यान से, लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाय पब्लिक कंपनी बाय वे ऑफ पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट, by way of public issue or private placement. So second point would be that this regulation is applicable on listing of non-convertible redeemable preference shares, listing of non-convertible redeemable preference shares by public company through public issue और private placement. दोनों हो सकते हैं। ऊपर हमने टॉपिक में भी कवर किया कि प्राइवेट प्लेसमेंट की भी प्रोविजन पड़ेंगे, पब्लिक इशू की प्रोविजन पड़ेंगे। तो अभी तक यही देखो, सबसे पहले क्या है। सो द नेम ऑफ द रेगुलेशन इज सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013। तो इट्स एप्लीकेबिलिटी इज इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाय पब्लिक कंपनी बाय वे ऑफ पब्लिक इशू और बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। इजी, अब क्लियर। तो रेगुलेशन का नाम ही बता रहे हैं। अब आता है क्या देखना, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ। यहां पे इशू ऑफ था, यहां पे लिस्टिंग ऑफ था। अब इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सुनना, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। थर्ड इज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। इशू एंड लिस्टिंग ऑफ परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट बाय बैंक्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। सर ये थर्ड पॉइंट तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्यों? क्योंकि रेगुलेशन का नाम ही क्या है, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रेगुलेशन के नाम में रिडीमेबल है, तो सरकार यहां पे परपेचुअल कैसे इशू करना अलाउ कर रहे हैं? देखो ऐसा है कि परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स का अभी कोई अपना रेगुलेशन नहीं है, तो जब तक उनका अपना रेगुलेशन नहीं बनता है, हो सकता है कुछ सालों में आपको उनका अपना रेगुलेशन दिख जाए, तो इसके एम्बिट से, इस रेगुलेशन के एम्बिट से उसको निकाल दिया जाए। बट जब तक उनका अपना रेगुलेशन नहीं आता है, तब तक परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसी रेगुलेशन के अंदर कवर होने वाले हैं। आई होप यू क्लियर, राइट? चलिए यहाँ पे फोकस करना। बिकॉज ऑफ द वॉइस आज मैं जो 1.5x पे पढ़ाता हूं वैसे नहीं पढ़ा पाऊंगा शायद, बट इट्स ओके। तो आज के लेक्चर को आप अगर चाहे बाद में तो 1.25 के आसपास देख सकते हो, ठीक है ना? तो आज वो पेस नहीं है, ठीक है? सो डोंट वरी, 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। चलिए, सो एप्लीकेबिलिटी इज इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट, is listing of non-convertible redeemable preference shares issued by a public company by way of public issue और private placement। उसके बाद में आते हैं लास्ट पॉइंट में, क्या है? इशू एंड लिस्टिंग ऑफ कौन सा? परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स बाय बैंक्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो वो भी कहीं पे भी नहीं है, तो वो भी यहां पर अलाउड है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इनके लिए खुद का रेगुलेशन यहां पे क्या, तो एप्लीकेबिलिटी 3 पॉइंट होते हैं, इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, देयरआफ्टर लिस्टिंग ऑफ non-convertible redeemable preference shares issued by public company by way of public issue or private placement। सर दोनों से कर सकते हैं, हाँ। तो अलग से क्यों लिख के बताया आपने दोनों से कर सकते हैं? क्योंकि थर्ड वाले में सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट पे अलाउड है। लास्ट इज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ perpetual non-cumulative preference shares and perpetual debt securities issued by banks on private placement basis। चलिए बोलो राधे राधे यारो। तो क्या कर लिया हमने? इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013 का पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, दैट इज एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी वी आर ऑल सॉर्टेड। नेक्स्ट डेफिनेशन हम ऑफ कोर्स रिवीजन में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट इज पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कि पब्लिक इशू के रेगुलेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मस्ती में आ जाओ यहाँ पे, पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब भी देखो 11.13 पे है, 11.3 पे जाते 11.3 पे, आहा क्या, अरे क्या डायग्राम बनाया मैंने। आ जाओ यहाँ पे, थू नजर ना लगे, रखो काला टीका लगा देते हैं इसको। इधर आओ, कहता हूं पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए, सो पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इशू करना चाहती है ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इफ देयर इज एनी कंपनी व्हिच इंटेंड्स टू गो फॉर पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्या क्या उस पे कंडीशन आती है? देखो मैंने सीक्वेंसिंग दी, उसमें जाएंगे। पब्लिक इशू सबसे पहले देखेंगे हम जनरल कंडीशन। क्या है जनरल कंडीशन, समझना अच्छे से। Who is not allowed to issue non-convertible redeemable preference shares? कि ये जो नाम दे रहा हूं, ये लोग चाहे तो भी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ये लोग नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। कौन लोग? कंपनी डायरेक्टर प्रमोटर हु आर डिबार्ड बाय सेबी, कंपनी डायरेक्टर प्रमोटर हु आर विलफुल डिफॉल्टर, कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर who are currently in default for more than 6 months for non convertible redeemable preference shares। मतलब उन्होंने ये इशू किया था और डिफॉल्ट किया फॉर मोर देन 6 months, ये लोग रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो रेगुलेशन ने सबसे पहले कह दिया कि कौन कौन नहीं कर सकते इशू। अजी भैया जी कौन कौन इशू नहीं कर सकते? जनरल कंडीशन में सबसे पहले कह दिया कि एनी कंपनी डायरेक्टर प्रमोटर हु आर डिबार्ड फ्रॉम सेबी, जो कि सेबी से ही डिबार्ड है, they are of course not allowed to issue non-convertible redeemable preference shares। And the second thing is who are not allowed to issue non-convertible redeemable preference shares are willful defaulter or any entity who have earlier issued non-convertible redeemable preference shares and they have defaulted for more than 6 months। I hope you're all with me. Easy. Then condition for issue of non-convertible redeemable preference shares, non-convertible redeemable preference shares। Then we are studying conditions for issue of non-convertible redeemable preference shares। क्या? अभी बहुत ऑब्वियस सी बात है, देखो
एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, कभी भी अगर आपको इशू करना तो पहले आपको एप्लीकेशन देना रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को कि भैया जी हम ये इशू करेंगे, फिर लिस्ट कराएंगे, तो दोगे क्या? देखो सेकंड पॉइंट में obtain in principle approval from recognized stock exchange, to give an application and obtain in principle approval. Then what? Obtain credit rating. Minimum credit rating has to be AA minus or equivalent. Minimum tenure has to be 3 years and enter an arrangement with the depository. समझना, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये अपना दिख रहा है. These are the basic conditions for issue of non-convertible redeemable preference shares. What are the basic conditions? पहला, give an application to recognized stock exchange, obtain in principle approval from recognized stock exchange. Done, हो गया. Second thing is what? Obtain credit rating. और कितना? Minimum credit rating has to be AA minus or equivalent अगर आप इश्यू करना चाहते हैं non-convertible redeemable preference shares. The minimum tenure of non-convertible redeemable preference shares is going to be 3 years, and the last is enter an arrangement with depository. Depository के साथ में arrangement करना, of course, because these also have to be in demat form. These are basic conditions. Very easy. Next is what? Create CRR account. CRR अकाउंट आपने क्रिएट कर देना है. कंपनी नेक्स्ट, कंपनी कैन नॉट इशू नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स टू गिव लोन और टू अक्वायर शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनी. समझना अच्छे से कि आप कभी भी ये शेयर्स इशू नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते टू गिव लोन और टू अक्वायर शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनी. क्या आप ग्रुप कंपनी को लोन दे रहे हो या ग्रुप कंपनी के शेयर्स अक्वायर करने के लिए आप दे रहे हैं ये, तो कंपनी कैन नॉट इशू नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स टू गिव लोन और टू अक्वायर शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनीज. आई विल ऑल विद मी. इजी. नेक्स्ट इज अपॉइंट मर्चेंट बैंकर. अब ये क्या किया इन्होंने, ये बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी है. जनरल कंडीशन में सबसे पहले कौन इशू नहीं कर सकते भैया जी? अरे भैया जी ये लोग इशू नहीं कर सकते जो कि डिबार्ड बाय सेबी, विलफुल डिफॉल्टर है, या उन्होंने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस इशू किया तो वहां पे मोर देन 6 मंथ्स का डिफॉल्ट कर दिया. देन आई को जनरल कंडीशन क्या है, बहुत आसान थी कि भाई आपने स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लो, उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दो, उनसे आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल लीजिए, उसके बाद में क्रेडिट रेटिंग ऑप्टेन करिए. मिनिमम AA माइनस की क्रेडिट रेटिंग आपके पास होनी ही चाहिए. उसके बाद में मिनिमम टेन्योर शुड बी 3 इयर्स एंड आपको डीमैट में होनी चाहिए, डिपॉजिटरी के साथ में अग्रीमेंट कर लो. ये हो गए बेसिक कंडीशन. फिर एक जनरल बातें और कि आपका CRR अकाउंट भी होना चाहिए. अब ये किसमें आ गए? ऊपर हम जनरल कंडीशंस में, जनरल कंडीशन में कंडीशन फॉर इशू पढ़ रहे थे, फिर और जनरल आई. CRR अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद में आप ये इशू ही नहीं कर सकते. कब? किसके लिए? टू फॉर गिविंग लोन और टू अक्वायर शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनीज. एंड द लास्ट पॉइंट वाज व्हाट? यू हैव टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंक. ये हो गई भैया जी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पब्लिक इशू करने की जनरल कंडीशन. पब्लिक इशू करने की जनरल कंडीशन सीक्वेंस में रहना. सेकंड, डिस्क्लोजर क्या क्या करने अगर आप पब्लिक इशू करना चाहते हैं नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सो व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स दैट यू नीड? द डिस्क्लोजर्स यू नीड इज व्हाट? ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन फॉर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी स्टॉक एक्सचेंज को. Disclosure required under Companies Act भी करने होंगे. Disclosure required under this regulation what? Issue and listing of non-convertible redeemable preference shares regulation 2013. इसके भी सारे disclosure करने होंगे, Companies Act के भी करने होंगे. Disclosure requirement other regulations of SEBI. SEBI के दूसरे किसी रेगुलेशन में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको करना होगा. एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन अंडरराइटिंग अरेंजमेंट ये भी आपको करना होगा. सुना डिस्क्लोजर में 5 पॉइंट है. पहला पॉइंट क्या कहता है? ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन फॉर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैज टू बी गिवन. द बिगेस्ट पॉइंट अबाउट दिस चैप्टर इज चैप्टर को अगर आप शुरू से एंड तक काउंट करोगे ना तो आई थिंक 40+ टाइम मैंने बोला होगा क्या? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. आ जाओ यहाँ पे, गजब की बात है. तो कभी कभी ऐसा लगता है बस आप रुक जाओ, ये वर्ड मत बोलो सर, इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बना दो. इधर आओगे तो ध्यान दो. चलिए डिस्क्लोजर में पहली चीज क्या है? ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. उसके बाद में 3 डिस्क्लोजर बहुत इजी है. डिस्क्लोजर अंडर कंपनीज एक्ट हैज टू बी गिवन. डिस्क्लोजर अंडर दिस रेगुलेशन इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 2013. इसके अंदर जो भी है वो भी देना है. एंड एनी डिस्क्लोजर अंडर एनी अदर रेगुलेशन ऑफ सेबी वो भी देना है. खत्म. एंड उसके बाद में मिनिमम सब्सक्रिप्शन और अंडरराइटिंग रिलेटेड जो कंप्लायंस है वो भी आपको करना है. दीस आर सर्टेन डिस्क्लोजर्स व्हिच यू हैव टू कंपल्सरीली गिव. फिर आता है आपका, सुना ध्यान से, ऑफर डॉक्यूमेंट एंड एडवर्टीजमेंट. इसको केयरफुली पढ़ना है. ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टीजमेंट क्या लिखा है वहां पे? थर्ड पॉइंट है ऑफर डॉक्यूमेंट. 11.8 पे जाके पढ़ो. एडवर्टीजमेंट भी 11.8 पे जाके पढ़ो. जैसे आदेश करेंगे बुक हम वैसा ही करेंगे. 11.8 पे जाके हमें आदेश किया है पढ़ने के लिए. 11.8 पे आते हैं और यहां मिलता है फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट. क्या लिखा है? कंपनी हैज टू गिव अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज. सबसे पहली चीज कंपनी हैज टू गिव, सेबी नहीं लिखा है, क्या लिखा है? कंपनी हैज टू गिव अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज. दे दिया. देन योर स्टॉक एक्सचेंज, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज on its website draft of a document upload होगा for inviting comments. Company has to give draft of a document to the stock exchange, to the designated stock exchange. Designated stock exchange अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा उस ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट को और इनवाइट करेगा कमेंट्स कि कोई भी आके इस ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट पे कमेंट करना चाहता है तो कर सकता है. नेक्स्ट, वो और किसकी इसकी वेबसाइट पे होगा? आपके सारे स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट पे. आपके सिर्फ जो आपका डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है वो कमेंट इनवाइट करता है. उसके अलावा बाकी सारे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे होना चाहिए डाउनलोडेबल फॉर्मेट, कंपनी की वेबसाइट पे एंड मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे. इन सब जगह पे आपका ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट होना चाहिए. ठीक है सर, कर दिया. फिर क्या? सुनना ध्यान से.
जो कंपनी है आफ्टर एड्रेसिंग ऑल द कमेंट्स, जो भी कमेंट्स आए वो सारे स्टॉक एक्सचेंज बताएगा कंपनी को, आपका डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी उन सबको एड्रेस करेगी। उसके बाद में ऑफर डॉक्यूमेंट जो है ना वो आरओसी को दिया जाएगा। द मर्चेंट बैंकर ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू गिव द ऑफर डॉक्यूमेंट टू आरओसी एंड ऑफर डॉक्यूमेंट अलोंग विद फीस टू सेबी एस। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, कंपनी हैज द मर्चेंट बैंकर आल्सो हैज टू गिव अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट टू सेबी। बहुत खत्म हो गई बात। से क्या लिखा है यहाँ पे, सेबी पिक्चर में नहीं है, पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी कंपनी अगर इश्यू करना चाहती है कौन सा, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसको अपना जो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर है वो देना है अपने डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पे लगाएगा उसको और इनवाइट करेगा कमेंट्स। हो गया। उसके अलावा कंपनी को अपने सारे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे डाउनलोडेबल फीचर पे रखना है, अपनी वेबसाइट पे, अपने मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे, इन सब जगह पे भी अपलोड कर देना। ठीक है, उसके बाद में ये जो कमेंट्स आए उनको सबको कंपनी को एड्रेस करना है। करने के बाद में आफ्टर एड्रेसिंग दी कमेंट्स, कंपनी हैज टू गिव द ऑफर डॉक्यूमेंट टू आरओसी एंड आल्सो गिव द ऑफर डॉक्यूमेंट टू सेबी अलोंग विद द रिक्वेस्टेड फीस। क्लियर है यहाँ पे। और उसके बाद में सब होने के बाद में हमारा जो मर्चेंट बैंकर है, the person has to give a due diligence certificate to SEBI that up till this stage all the required compliances have been complied with. Up till this stage all the required compliances have been complied with. Beautiful. चल, मोड ऑफ डिस्क्लोजर, एडवर्टीजमेंट। फिर एक और पॉइंट था एडवर्टीजमेंट का, उसने भी उस पेज से मैं एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ने भी यहां पे फेंक दिया था। हम यहां पर आए क्या लिखा है एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टीजमेंट पब्लिक इशू, एडवर्टीजमेंट हैज टू बी गिवन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वन हिंदी न्यूज़पेपर। बहुत अच्छी बात है। एंड इस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए, डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, अनट्रू नहीं होना चाहिए। तो आपके इस एडवर्टीजमेंट में कुछ भी ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। रुको ना सर, फिर लिखें क्या, देखो कैसा होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एंड एडवर्टीजमेंट शुड आल्सो इंक्लूड क्रेडिट रेटिंग। आपके एडवर्टीजमेंट आपकी क्रेडिट रेटिंग भी लिखी होनी चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टीजमेंट क्या होना चाहिए, वन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वन हिंदी न्यूज़पेपर। एडवर्टीजमेंट ये मैनिपुलेटिव, डिसेप्टिव, अनट्रू ये सब नहीं होना चाहिए। उसमें सब कुछ ट्रूथफुल लिखो, सब कुछ फेयर लिखो, सब कुछ क्रिस्प लिखो, क्रिसाइज लिखो, इस तरह से होना चाहिए। और एडवर्टीजमेंट में आपका क्रेडिट रेटिंग भी आपको देना अनिवार्य है। ये हो गया अबाउट द एडवर्टीजमेंट। उसके ऊपर हमने क्या देखा, ऑफर डॉक्यूमेंट। बहुत आसान था। ऊपर वाला क्या बनता, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज को द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट पे लगा और कमेंट्स इनवाइट कर। इसके बाद में अपना ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो है ना, उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को अपनी वेबसाइट पे, कंपनी की मर्चेंट बैंकर और अदर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी लगाओ, अदर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी डाउनलोडेबल फीचर के साथ लगाओ। ठीक है, फिर सारे कमेंट्स है उसको एड्रेस कर दे, उसके बाद ऑफर डॉक्यूमेंट दे दो आरओसी को और ऑफर डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद फीस दे दो सभी को भी। बहुत ही बढ़िया, खत्म। और साथ में हमारे मर्चेंट बैंकर को देना होगा एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। चलिए ये हो गया मतलब हमारा एडवर्टीजमेंट तक। हमने क्या पढ़ा, पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस। अगर कोई कंपनी चाहती है इशू करना पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस, तो वो कंपनी कैसे कर सकती है पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस, ये हम यहां पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझना अच्छे से। ठीक है, तो इज नॉट अलाउड टू इशू नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस, ये लोग। उसके बाद में जनरल कंडीशंस क्या हो गई, उसके बाद मर्चेंट बैंकर को आप चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं, सीआरआर अकाउंट क्रिएट करना है और आप लोन देने के लिए या फिर शेयर्स खरीदने के लिए नहीं, ग्रुप कंपनीज को ये पढ़ा हमने। फिर हम लोग का डिस्क्लोजर पे 3 तो क्या, कंपनीज एक्ट, दिस 2013 का रेगुलेशन एंड एनी अदर रेगुलेशन कंप्लाई करना है आपको, इजी हो गया। उसके बाद में फर्स्ट और लास्ट में इजी हो गया, नीचे हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडरराइटिंग, ये सब ध्यान रखो। और उसके बाद में कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मटेरियल इन्फॉर्मेशन तो वो भी देनी है, इजी। फिर आ गया ऑफर डॉक्यूमेंट, एडवर्टाइजमेंट। यहां तक हम आ चुके हैं, सुपर इजी, राइट राइट। घर पे ऐसे मत देखो इस वीडियो को, ऐसे 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 नोट करते रहो यार। चलो करो इधर आओ। नेक्स्ट वर्ड, पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस में आपको ध्यान रखना है दैट एवरी एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी अकम्पनीड बाय अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस लाइक नॉर्मल कंपनी। पता है ना, हर एक एप्लीकेशन के साथ में एक अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस जाना चाहिए, समरी प्रोस्पेक्टस जाना चाहिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का मोड क्या होगा इसका, इट कैन बी इन फिजिकल मोड और ऑनलाइन आसपास से, या तो फिजिकल मोड में होंगे या फिर आसपास से होंगे। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, दोनों अलाउड है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, सेम, या तो फिक्स प्राइस इशू करो या फिर आप बुक बिल्डिंग इशू करो। बुक बिल्डिंग तो आपको दीवानों जैसे आपके खून में पॉजिटिव होगा आई गेस, राइट। तो या तो फिक्स प्राइस इशू करो या बुक बिल्डिंग इशू करो, जो आप चाहे वैसे कर सकते हैं। रिडम्पशन कैसे करेंगे, करेंगे एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट। जब आपने ऑफर डॉक्यूमेंट इशू किया था तो उसमें बताया होगा ना मिनिमम टेन्योर 5 ईयर 6 ईयर जो भी है, सर 2 ईयर नहीं चलेगा, ऊपर पढ़ा है ना, मिनिमम टेन्योर हैज टू बी 3 इयर्स। तो आपका रिडम्पशन होगा एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट होगा। All the application money to be refunded within 8 days if minimum subscription is not achieved. Minimum subscription आपके ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से होगा और आपका अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ तो जब आपका इशू क्लोज होता है उसके 8 दिन के अंदर आपको पूरा पैसा रिफंड कर देना विदाउट एनी इंटरेस्ट। और अगर 8 दिन में रिफंड नहीं कर पाए तो कम से कम 15% का इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा बियॉन्ड 8 डेज का। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से होगा। ऑफर डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए भैया जी, वही जो आपने कंपनी लॉ के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव पे पढ़ा था, द गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए। क्या कह रहा हूं,
प्रोस्पेक्टस में ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए। मंजे का है, मंजे ये दैट प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी फॉल्स, मिसलीडिंग, अनट्रू चीज नहीं होनी चाहिए। और प्रोस्पेक्टस में कुछ छूटा भी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी मटेरियल फैक्ट आपके इग्नोर भी नहीं होना चाहिए। ऑल द मटेरियल फैक्ट शुड बी इंक्लूडेड, एनी मटेरियल फैक्ट शुड नॉट बी ओमिटेड ऑल्सो। तो ना तो मटेरियल फैक्ट ओमिटेड होना चाहिए, छूटा होना चाहिए, और ना ही कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है वो अनट्रू होनी चाहिए, मिसलीडिंग होनी चाहिए, ना ही कुछ झूठा होना चाहिए। सो द सेम थिंग इज ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट ये लिखा है ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए। आई होप यू आर ऑल क्लियर। 11th आता है मैंडेटरी लिस्टिंग। हम सब के ऊपर अनिवार्य है कि अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू किए हैं सो इट हैज टू बी लिस्टेड विद इन 6 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। इशू के क्लोज होते ही विद इन 6 डेज, ये पहले 12 था उसको रिड्यूस करके 6 कर दिया गया, ठीक है। देन यू टू एंटर इनटू लिस्टिंग एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज एज पर एलओडीआर 2015। बहुत आसान। ये क्या हो गया यारो, ये हो गया हमारा पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। अगर आप बच्चे अच्छे से चैप्टर को पहली बार पढ़ चुके हो तो आपको पता है इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, और वो एक पेज के अंदर समराइज किया है पे पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस के सारे प्रोविजन यहां पर है। पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस के सारे प्रोविजन यहां पर हैं। And this page would serve the entire purpose, right? And I hope you're all sorted. चलिए हम लोग जाते हैं, अगर हमारे चार्ट के ऊपर हम देखना चाहते हैं कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं यारो, तो हमने पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में क्या पढ़ा था? इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस रेगुलेशन 2013 किस पे एप्लीकेबल है? इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। सेकंड, लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस issued by a public company by way of public issue or private placement. Third, issue and listing of perpetual non-cumulative preferences और perpetual debt security issued by bank by way of private placement. उसके बाद में हम लोग आए पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल। देखो मैंने रेगुलर बैच में भी यहां पे 4 मार्क करवाया हुआ था। पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। फिर आते हैं हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। अरे मेरे नोट मुझे बता कहां जाना है? 11.13 पे जाना है, जैसा आदेश आपका। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। हमने पब्लिक इशू पढ़ लिया, अब आ रहे हैं हम प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर। यार व्हेन यू नो द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर ना, इट इज वेरी वंडरफुल टू स्टडी दैट। हमारे माइंड को अगर ब्रैकेट्स में डिवाइड कर लेते ना तो माइंड उसको बहुत बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब करता है। चल ये क्या है भैया जी? ओके, ये मैंने आजबा पढ़ाया होगा, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक पढ़ाया होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओहो 11.13 पे आ गए, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। सबसे पहली चीज एक मिथ मैं आपका मिटा देता हूं कि अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है तो क्या लिखा है? अजी दैट कैन बी लिस्टेड। तो ये मत सोचना कि सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पिछले बार में पढ़ा था पब्लिक इशू क्या तो ही लिस्ट हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या तो भी वो लिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इफ इशूइंग बाय प्राइवेट प्लेसमेंट स्टिल कैन बी लिस्टेड। ओके चलो आ जाओ कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहला इधर से आते हैं, चलो कंडीशंस क्या है सबसे पहले। अरे ये बहुत इजी है, देखो हम पहले बहुत सारी कंडीशन कितनी दिख रही है हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से कुछ कॉमन भी होगी जो हमने पब्लिक इशू में पढ़ी है। देखते हैं पहला, कंप्लाई विद कंपनीज एक्ट एंड अदर एप्लीकेबल लॉ। सेम है, वहां पे भी तो था ना डिस्क्लोजर में कि सारे कंपनीज एक्ट डिस्क्लोजर देने, तो कंपनीज एक्ट का पूरा कंप्लायंस भी आपके साथ में है। तो सुनो सबसे पहले क्या हो गया, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर रहे हैं तो कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एज वेल। कंपनीज एक्ट के भी सारे प्रोविजन को कंप्लाई करना। वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। वो तो वहां पे भी था, पब्लिक इशू कर रहे तभी क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना था, बस वहां पे एक पॉइंट लिखा था कि AA माइनस का मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे भी लिखा है क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट, इट हैज टू बी इन डीमैट फॉर्म। वो तो वहां पे भी लिखा था एंटर इनटू एन अरेंजमेंट विद डिपॉजिटरी। तो पब्लिक इशू कर रहे हैं तो भी इट हैज टू बी इन डीमैट फॉर्म, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो भी इट हैज टू बी इन डीमैट फॉर्म। वंडरफुल। Then all disclosure as per SEBI issue and listing of non-convertible redeemable preferences regulation to be complied। अरे भैया जी तो वहां पे भी लिखा था कि डिस्क्लोजर में ही लिखा था ये भी, जहां कंपनी जाकर डिस्क्लोजर लिखा जहां पे कि सारे डिस्क्लोजर आपको कंप्लाई करने अबाउट इशू एंड लिस्टिंग ऑफ non-convertible redeemable preferences 2013। बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या, आप सुनो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू टू बी 10 लाख, ये वहां पे नहीं लिखा था। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस का, सो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू इज 10 लाख। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू इज 10 लाख, दिमाग में बिठा लेना। वंडरफुल। नेक्स्ट, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर गिविंग लोन टू ग्रुप कंपनी और टू एक्वायर शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनी। सेम कि आप ग्रुप कंपनी को लोन देने के लिए, उनके शेयर्स एक्वायर करने के लिए, इसके लिए आप नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू नहीं कर सकते। सेम पॉइंट। नेक्स्ट, कंप्लाई विद लिस्टिंग एग्रीमेंट, वहां पे भी लिखा था यू टू एंटर इनटू लिस्टिंग एग्रीमेंट एज पर एलओडीआर। नेक्स्ट, सीआरआर टू बी क्रिएटेड, है वहां पे भी लिखा था भैया जी। एंड लास्ट, वेबसाइट पे डिस्क्लोजर करना होगा इन डाउनलोडेबल फॉर्म। बहुत ही अच्छा, क्या आपके वेबसाइट पे पूरा डिस्क्लोजर आना चाहिए डाउनलोडेबल फॉर्म। और सिर्फ एक पॉइंट है जो एकदम नया फ्रेशली ब्रूड पॉइंट आया है, दैट इज मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू हैज टू बी 10 लाख, अदरवाइज सारे रिपीटेटिव पॉइंट है। सर तो ये सब कट करके एक ही पढ़ेंगे क्या? नहीं भैया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इफ अ कंपनी इंटेंड्स टू इशू नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंप्लायंस व्हिच हैज टू बी डन, तो भैया जी सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो ध्यान रखना दिमाग में। लेकिन एक पॉइंट नया है बस, दैट मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू हैज टू बी 10 लाख, बाकी सब तो कॉमन थे। क्या? कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करो,
सेबी इशू लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के रेगुलेशन को कंप्लाई करो। उसके बाद में ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग आपको ऑब्टेन करनी है। उसके बाद में डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद में हम ग्रुप कंपनी को नहीं लोन दे सकते, आप उनके शेयर एक्वायर करने के लिए पैसे नहीं दे सकते। कंप्लाई विद द लिस्टिंग एग्रीमेंट, फिर उनका सीआरआर क्रिएट करना है, फिर आपके वेबसाइट पे सारे डिस्क्लोजर देने होंगे इन डाउनलोडेबल फॉर्म। ये सब तो बहुत ईजी हो गया। ये हमारा जो चंद्रमुखी पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है भैया जी, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू हैज टू बी 10 लाख। बट अगर एग्जाम में आता है तो पूरा चिपका देना, एक पेज पे आपके लिए इसकी भी बढ़िया सी समरी है। चलिए, अरे भैया बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। कहां पहुंच चुके हैं हम, चैप्टर के अंत में पहुंच चुके हैं यार, पता ही नहीं चला ना। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, द फर्स्ट थिंग इज एप्लीकेबिलिटी। दिमाग में एप्लीकेबिलिटी एकदम क्लियर है। हाँ, 3 पॉइंट आते हैं, क्लियर है। डेफिनेशन मैं नहीं कवर कर रहा हूं ऑफ कोर्स यहाँ पे। द नेक्स्ट पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की पब्लिक इशू करने का, अरे एक पेज में, हाँ पहले जनरल कंडीशन थी, फिर ये तो ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट, वहीं पे जो सब कुछ पढ़ा था वही पढ़ना है। पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, तो बस छोटे से पॉइंट में कंपनी से कंप्लाई कर लो। सेबी इशू लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013 कंप्लाई कर लो। उसके बाद में भैया डीमैट में कर लो, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 10 लाख रख लो। ये लोन देने के लिए, शेयर एक्वायर करने के लिए पैसे नहीं दे सकते। हाँ भैया जी लिस्टिंग एग्रीमेंट एंटर कर लो। हाँ, अपना डिस्क्लोजर दो वेबसाइट पे। यही कंडीशन है जो आपको कंप्लाई करनी फॉर इशूइंग दीज प्रेफरेंस शेयर बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब फिर आते हैं मिसलेनियस टॉपिक। चलो मिसलेनियस टॉपिक देखते हैं। इसमें एक टॉपिक के लिए आपको लेके जाऊंगा, बाकी कुछ नहीं है। कंटीन्यूअस लिस्टिंग एग्रीमेंट, ये क्या कहता है कि वंस यू हैव इशूड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद में आपने लिस्टिंग एग्रीमेंट एंटर कर लिया है, लिस्टिंग एग्रीमेंट एंटर कर लिया स्टॉक एक्सचेंज से, तो उसके जो भी लिस्टिंग एग्रीमेंट की कंडीशंस हैं वो सब आपको कंप्लाई करनी होगी। जो भी लिस्टिंग एग्रीमेंट की कंडीशंस है वो सब आपको कंप्लाई करनी है थ्रू आउट जब तक आप लिस्टेड। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ट्रेडिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैसा होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, आपने लिस्टिंग कराती है। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगे। नाउ स्टॉक एक्सचेंज पे जब ये लिस्ट हो गए, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज में बाकी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वैसी होगी कि पूरा सेटलमेंट भी स्टॉक एक्सचेंज संभालेगा, मतलब उसका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन संभालेगा और वहां पे मस्ती में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऑफ मार्केट ट्रेड्स आर आल्सो अलाउड। लेकिन अगर कोई भी ऑफ मार्केट ट्रेड होती है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ मार्केट ट्रेड? ऑफ मार्केट ट्रेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज के बाहर अगर आपने कोई भी ट्रेड की है, अगर आपने कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ट्रेड की है, तो यू हैव अ ड्यूटी टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज़ दीस प्रेफरेंस शेयर्स आर लिस्टेड एंड फिर स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पे उसको डिसेमिनेट करता है टू पब्लिक। सेम सो ट्रेडिंग कैसे होती है, नॉर्मल लिस्टेड शेयर की जैसे होती है, पूरा सेटलमेंट वगैरह सब स्टॉक एक्सचेंज संभालता है, पूरा नॉर्मल इक्विटी शेयर की तरह ही इनकी भी ट्रेडिंग होती है। लेकिन बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑफ मार्केट ट्रेड किया है नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, ऑफ मार्केट ट्रेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ट्रेड किया, यू हैव अ ड्यूटी टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक एक्सचेंज विल बी इन्फॉर्मिंग इट टू पब्लिक। नेक्स्ट इज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय बैंक। यहां पर आ रहे हैं अच्छे से। स्ट्रीमलाइनिंग द रेगुलेशन में भी कुछ नहीं है कि पहले 12 डेज था, लेकिन मेजॉरिटी रेगुलेशन में ऐसा रूल लिखा है कि जैसे ही इशू क्लोज होगा उसके 6 दिन में लिस्टिंग करा दो। तो स्ट्रीमलाइन करते हुए नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी 6 डेज कर दिया है। सो दिस आल्सो हैज टू बी लिस्टेड विद इन 6 डेज और ये धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इशू क्लोज होता है उसके 6 दिन के अंदर इट हैज टू बी लिस्टेड। वंडरफुल। एक चीज बाकी, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय बैंक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नॉन इक्विटी आप देखोगे यहाँ पे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स आएगा, मतलब क्या है, परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट जो बैंक इशू करता है। तो क्या कंप्लाई करना होता है, बहुत आसान। आते हैं हम जी पॉइंट में, उन्होंने पेज नंबर का रेफरेंस नहीं दिया, बहुत बुरा लगा मुझे यार। किसी को रास्ता दिखाना अच्छी बात है, आ जाओ यहाँ पे। इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन इक्विटी रेगुलेटरी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बाय बैंक। बैंक इशू करता है किस तरह के, नॉन इक्विटी मतलब क्या, प्रेफरेंस या डेट, एंड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, परपेचुअल। So banks can issue perpetual instrument, perpetual preference shares और perpetual debentures। banks issue कर सकता है perpetual preference shares या perpetual debentures। क्या कंप्लाई करना होता है, देखो यहाँ पे अच्छे से। banks perpetual instrument issue कर सकता है following RBI guidelines and permission and approval भी लेना होता है RBI का। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा yes, a bank may issue such instrument, such बोले तो perpetual, subject to the prior approval and in compliance with the guidelines issued by RBI। So बिल्कुल सही है, बैंक्स perpetual instrument issue कर सकते हैं RBI की गाइडलाइंस को कंप्लाई करके और RBI का अप्रूवल लेके। साथ में सेबी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के रेगुलेशन को कंप्लाई करके, लिस्टिंग एग्रीमेंट अगर एप्लीकेबल है तो उसको कंप्लाई करते हुए, एंड कंपनीज एक्ट अगर एप्लीकेबल तो उसको कंप्लाई करते हुए। खत्म हो गया भैया जी, खत्म हो गया। So banks can issue नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, rather मैं सही तरीके से बोलूं, banks can issue perpetual preference shares or debentures if complying with these conditions. What? You have to take RBI का approval and you have to follow RBI का guidelines. You have to comply with SEBI issue listing of non-convertible redeemable preference shares regulation 2013. You have to comply with listing agreement if it is applicable on you, and you have to comply with Companies Act के provisions. तो Companies Act, listing agreement, दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन, आरबीआई गाइडलाइंस, अगर ये सब कंप्लाई करके आप चाहें तो एक बैंक चाहे तो इशू कर सकती है। इतना सा है आपके सिलेबस में विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट बाय बैंक। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो इस पे एक चैप्टर हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि कंपनी सेक्रेटरीज के लिए इतना रेलेवेंट होगा, इसलिए आईसीएसआई ने आपके सिलेबस में नहीं रखा है। आईसीएसआई ने आपके लिए इतनी सी कहानी रखी है कि कोई भी बैंक अगर इशू करना चाहता है परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी बैंक अगर इशू करना चाहता है
कोई बैंक अगर इशू करना चाहता है परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट, तो बैंक कैसे कर सकता है, परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है मस्ती से, कैसे, बाय अप्रूवल, टेकिंग अप्रूवल ऑफ आरबीआई, आरबीआई की गाइडलाइंस कंप्लाई कर दी, ये जो हमारा इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस रेगुलेशन 2013 कंप्लाई कर लिया, लिस्टिंग एग्रीमेंट कंप्लाई कर लिया, कंपनीज एक्ट कंप्लाई कर लिया, और इन सबको कंप्लायंस में आप इशू करना चाहते हो कर सकते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन इन द क्लास, देयर इज एनीवन इन द क्लास हु इज फेसिंग इवन वन आयोटा ऑफ ट्रबल, कंफ्यूजन इन दिस चैप्टर। इट्स अ सुपर इजी चैप्टर। मेरी आपसे क्या अपेक्षा रही यारो कि एग्जाम में जाओ और फोड़ के आओ, ठीक है। व्हाट यू डू इमीडिएटली, अभी जैसे ही चैप्टर का रिवीजन देखा, इमीडिएटली बैठ के और सब कुछ इसका पढ़ के खत्म कर लो। व्हेन यू विल रीड, ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो समथिंग न्यू, बट आई ट्राई एंड एंश्योर कि कम से कम समय में आपका बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे इसका रिवीजन। आई थिंक ये देखो ना, इवन 30 मिनट्स में आपके पूरे चैप्टर का कंसाइज तरीके से रिवीजन कर लिया। सो व्हेन यू विल रीड इट वंस अगेन, देन यू विल बी सॉर्टेड विद एवरीथिंग एंड एंश्योर दैट यू कीप इट वेरी स्टडी व्हेन यू आर रीडिंग। कहने का मतलब है कि ऐसा मत रखो कि इसको पढ़ने के बाद चलो थोड़ी देर बाद देखेंगे, आधा चैप्टर देख लेते हैं, बैठो। आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 1 आवर फॉर यू। ये 30 मिनट्स में मैंने रिवीजन करा, आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 1 आवर फॉर यू। 1 घंटे पूरा खत्म कर लो। तो अगर चैप्टर 11 जैसे चैप्टर आपका इस तरह से 1.5 आवर में होता है, नथिंग लाइक इट। आप जब खुद से पढ़ने बैठते हैं तो क्या आप 1.5 आवर में चैप्टर कंप्लीट कर पा रहे हो? क्या नहीं कर पा रहे हो ना, बैठ ही नहीं पा रहे हो। तो अगर इस मोटिवेशन के साथ में मेरे साथ पढ़ने के बाद में नेक्स्ट 1 आवर में पूरा चैप्टर खत्म होता है, तो व्हाट एल्स डू यू थिंक कैन हेल्प यू बेटर? Right, people? So I hope you're really enjoying the sessions. And since I'm not taking the sessions live, and I hope you understand क्यों, लाइव सेशन में यही 30 मिनट्स का टॉपिक 1.5 आवर चले जाता है, और नुकसान आपका होता है बेटा जी। मेरे को तो मजा आता है ना कि सामने क्राउड होता है, तो कैमरे को पढ़ाने में तो मुझे इतना मजा नहीं है, कैमरा इतना गुलू गुलू नहीं है, इसको क्या गुलू गुलू करूंगा मैं, तो इस कैमरे में इतना मजा ऑफ कोर्स नहीं आता है। लेकिन द एंटायर पर्पस इज सो दैट आप टाइम एफिशिएंट मैनर में पढ़ाई करो, राइट। सो मुझे पता तो नहीं चल रहा है कि आप बच्चे कैसे कितने बच्चे देख रहे हो, बट आई सिंसियरली होप दैट यू पीपल आर रियली एंजॉयिंग दिस सेशंस, है ना। एंड मतलब ऐसा आपके नीचे कमेंट हो गए तो उससे आई गेट अ फेयर आइडिया, सो जस्ट ट्राई एंड डू दैट सो दैट आई विल गेट टू नो दैट यू पीपल आर रियली गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। Okay, thank you so much for your nice patience, and I'll see you people again for some brilliant outstanding chapter. I think this chapter is done and dusted. You have to do your part, immediately sit, रेगुलर बैच सुन, रेगुलर बैच एडिशनल क्वेश्चन बुक पढ़ के खत्म कर लो, और नहीं तो मॉड्यूल पढ़ के खत्म कर लो immediately, you'll be all sorted. Okay, thank you so much for your nice patience, and that'll be all from my side. हाँ बेटा जी, ये नोट्स सब आपके पास ऑलरेडी है, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे सारे नोट्स, मेरी मेन बुक, एडिशनल क्वेश्चन बुक, और ये सब जो आपके लिखे हुए नोट्स है ना, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे मैंने पहले बताया था। shubhamsuglecha.com पे जाओ, फ्री रिजर्व्स में जाओ, फ्री रिजर्व्स के अंदर आपको वहां पे प्रोफेशनल में एक इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, किसी बालक के पास नहीं तो। ओके, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।